नमस्कार दोस्तों, टॉप हिलिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नितिन चारी और आज हम पाचन तंत्र का वीडियो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पाचन तंत्र के अंतर्गत अभी तक हमने समझा कि मुख के माध्यम से भोजन ग्रहण किया और मुख अंदर की ओर एक कैविटी में खुला जिसे बक्कल कैविटी कहते हैं। बक्कल कैविटी के अंदर मुख्य रूप से जीभ, दांत और लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो भोजन के पाचन में प्राइमरी तौर से कार्य करना चालू कर देती हैं। लार ग्रंथि के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है टाइलिन। वो भोजन के पाचन के अंतर्गत स्टार्च पे काम करता है और भोजन धीरे धीरे नीचे खिसककर फेरिंग्स, ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में पहुंच जाता है। स्टमक तक भोजन के पाचन में क्या क्या कार्य होते हैं वो सारी चीजें हमने समझ ली थी। अब हम स्टार्ट करते हैं। भोजन स्टमक के बाद निकल कर जब छोटी हाथ में पहुंचता है तो वहां पर भोजन के पाचन की कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ हम समझते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है जो स्टमक के राइट साइड स्थित होती है जिसका नाम है यकृत अर्थात लीवर। यकृत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये मुख्य रूप से बाइल जूस अर्थात पित्त रस का निर्माण करती है। ये जो पित्त रस है वो हमारे लीवर के अंदर एक छोटी सी गोल संरचना होती है जिसका नाम है गॉल ब्लैडर अर्थात पित्ताशय। इसके अंदर ये पित्त रस स्टोर रहता है। प्रश्न पूछा जाता है कि पित्त रस का निर्माण कौन करता है, तो अपने को लीवर टिक करना है। अगर ये पूछा जाए कि पित्त रस कहाँ से निकलता है तो हमें लगा देना है गॉल ब्लैडर या पित्ताशय। क्यों? क्योंकि पित्ताशय में वो स्टोर है और पित्त रस का जो निर्माण है वो लीवर कर रहा है। दोनों में अंतर है। ठीक है। अब इस पित्त रस के अंदर बाइल जूस के अंदर दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक होता है सॉल्ट और दूसरे होते हैं पिगमेंट। सॉल्ट जो है वो है सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टार्कोलेट। ये भोजन के अंदर उपस्थित जितना भी वसा है, फैट है, उसको इमल्सिफाइड कर देते हैं। जबकि जो पिगमेंट है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ये बिना पचे हुए भोजन को या मल को रंग प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक है। यकृत हमारे शरीर के अंदर इतनी महत्वपूर्ण ग्रंथि है कि हम इसको द्वितीय मस्तिष्क या सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यकृत से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। प्री में फैक्चुअली प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे हमने बताया ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी और सबसे भारी ग्रंथि होती है। ठीक है। इसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम तक होता है, 1.5 kg। यह शरीर की एब्डोमेन कैविटी के अंदर यानी कि हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे एक मसल पाई जाती है जिसका नाम है डायफ्राम मसल। डायफ्राम मसल के ऊपर वाला हिस्सा जो कहलाता है वो कहलाता है आपका थोरेसिक कैविटी और डायफ्राम मसल के नीचे वाला हिस्सा कहलाता है एब्डोमेन कैविटी। तो उस एब्डोमेन कैविटी के अंदर ये लीवर स्थित होता है, पाया जाता है। ठीक है। जो दाहिने और डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। ठीक। यकृत के दाहिनी और निचली सतह पर एक गॉल ब्लैडर पाया जाता है यानी कि एक गोल छोटी सी संरचना पाई जाती है। इस संरचना के अंदर या इस गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, आपका बाइल जूस स्टोर होता है। यकृत की कोशिकाएं एक विशिष्ट द्रव का निर्माण करती हैं जिसका नाम है बाइल जूस अर्थात पित्त रस। बाइल जूस में दो पदार्थ पाए जाते हैं। नंबर 1 पित्त रंजक यानी कि बाइल पिगमेंट जो दो होते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये दोनों बिना पचे हुए भोजन को रंग प्रदान करते हैं। और पित्त लवण यानी कि बाइल सॉल्ट ये सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टार्कोलेट होते हैं। ये जितना भी भोजन के रूप में फैट होता है उस फैट को इमल्सिफाइड यानी कि फैट को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। इस प्रकार से ये भोजन के पाचन में सहायक हैं। यकृत एक ऐसी ग्रंथि है जिससे किसी प्रकार के पाचक एंजाइम नहीं निकलते, उसके बाद भी ये भोजन के पाचन में सहायक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पित्त लवण भोजन में उपस्थित वसा के अणुओं को तोड़कर छोटे छोटे भागों में परिवर्तित करता है जिसे वसा का इमल्सीकरण यानी कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहा जाता है। जब शरीर में पित्त रस का निर्माण ज़्यादा हो जाता है या ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो हमारे शरीर के अंदर बाइल जूस है वो बनने लगता है तो बिलीरुबिन की मात्रा भी बढ़ जाती है। देखा होगा आपने कि बिलीरुबिन जो है वो पित्त रस यानी कि बाइल जूस के अंदर पाया जाता है जिससे क्या होता है हमारे शरीर में पीलिया नामक रोग हो जाता है। जब हम रोग वाले सेक्टर को पढ़ेंगे, डिसीज को पढ़ेंगे, वहाँ पे एक वायरल डिसीज होगी जिसका नाम है पीलिया। उस पीलिया के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि पीलिया रोग जो है वो 2 प्रकार से होता है।
एक हेपेटाइटिस ए वायरस से भी होता है, और उसके होने का दूसरा कारण क्या है कि बिलिरुबिन भी बनता है। यदि बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है तो भी पीलिया रोग हो सकता है। पीलिया रोग में शरीर क्या है, पीला पड़ने लगता है, ये उसका मुख्य लक्षण है, जिसमें आंखों के ऊपर जो वाइट वाइट हिस्सा अपने को दिखाई दे रहा है वो पीला पड़ने लगता है, नाखून पीले पड़ने लगते हैं। यदि पीलिया रोग के अंदर ये बिलिरुबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारा शरीर भी पीला पड़ने लगता है। यह रोग कभी कभी यकृत में विषाणु के संक्रमण से भी होता है, यानी कि हेपेटाइटिस ए वायरस ऐसा वायरस है जो इस स्थिति को उत्पन्न कर देता है, जिसे पीलिया कहते हैं। इस पीलिया रोग के जो मुख्य लक्षण है उसमें आपके शरीर के अंदर मुख्य रूप से देखा जाए तो पाचन की क्रिया प्रभावित होती है। ठीक है, अब ये जो पूरा बाइल जूस है, उस पूरे बाइल जूस का पीएच वैल्यू देखा जाए तो 7.7, यानी कि यह एक क्षारीय प्रकृति का रस होता है। ठीक है, इसके पहले हमने देखा लार जो थी अम्लीय प्रकृति की थी, स्टमक के अंदर जठर रस था वो भी अम्लीय प्रकृति का था। अब ये जो बाइल जूस है वो क्षारीय प्रकृति का है। एक विशेष चीज और, जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो लवण का निर्माण होता है, यानी छोटी आंत में जब ये अम्लीय जो विलयन है वो पहुंचेंगे और बाइल जूस से जो पहुंचा बाइल जूस वो एक क्षारीय प्रकृति का है, तो छोटी आंत में अम्ल और क्षार मिलके क्या बना देंगे, लवण बना देंगे। ठीक, आगे हम इसमें पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ लीवर, यानी कि लीवर के क्या विशिष्ट कार्य होते हैं। इंपॉर्टेंट है, मेंस में पूछा जाएगा लीवर के फंक्शंस को डिस्क्राइब कीजिए या लीवर के कार्यों के बारे में बताइए, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। जैसे लीवर क्या करता है, जो ग्लूकोज की मात्रा अपनी बॉडी के अंदर है और वो ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में है तो उसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखता है, पहला काम। ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, दूसरा काम। यकृत प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल को अमोनिया में बदल देता है। यकृत के अंदर कुछ, लीवर के अंदर जो प्रोटीन है और एमिनो अम्ल है उनको अमोनिया में बदल देता है। फिर उसके बाद ये क्या करता है, लीवर अमोनिया को वापस से, क्या है कि अमोनिया हमारे शरीर के लिए कुछ हानिकारक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, इसलिए उस अमोनिया को फिर से वापस से देखा जाए तो फिर कन्वर्ट करता है, और अब की बार कन्वर्ट करता है तो यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि कहें तो यकृत क्या कर रहा है कि प्रोटीन और एमिनो अम्ल को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहा है, फिर इसी अमोनिया को कन्वर्ट कर रहा है यूरिया में। तो अमोनिया हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, यूरिया भी हानिकारक है, लेकिन अमोनिया ज़्यादा हानिकारक है, यूरिया थोड़ा कम मात्रा में, इसलिए अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यकृत पित्त रस का निर्माण करता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा। बाइल जूस का निर्माण कौन कर रहा है, पित्त रस का निर्माण करता है आपका यकृत, और वो स्टोर कहाँ रहता है, वो स्टोर रहता है आपके यहाँ पे पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर के अंदर। यकृत रक्त के ताप को नियंत्रित करता है, यानी कि ब्लड के जो टेम्परेचर की स्थिति है उसको भी कंट्रोल करता है ये लीवर। अतिरिक्त फैटी एसिड, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो वसी अम्ल है जिसकी मात्रा ज्यादा है उसको वापस से फैट में बदल देता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो फैट का निर्माण है वो भी लीवर के माध्यम से ही होता है। ठीक है, तो ये लीवर के कुछ कार्य थे, इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद कुछ और कार्य बच गए हैं लीवर के, जो हम आगे देख लेते हैं। जैसे ये अतिरिक्त वसा और प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। जैसे कोई व्यक्ति है जो फास्ट रखे हुए है, तो हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो ग्लूकोज से मिलती है। जब हमारे शरीर को क्या है कि ऊर्जा मिलने के लिए ग्लूकोज खत्म हो जाएगा तो लीवर में से ग्लाइकोजन की मात्रा जो रहेगी उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके एनर्जी प्राप्त कर लेगा। यदि ग्लाइकोजन भी खत्म है तो हमारे शरीर के अंदर जितना कार्बोहाइड्रेट है उससे एनर्जी लेगा। यदि हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी खत्म हो जाएगा तो वो वसा से लेगा, वसा भी खत्म हो जाएगा तो प्रोटीन से लेगा। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पदार्थ मौजूद होंगे शरीर वहां से ऊर्जा लेता रहेगा। ठीक है, तो यकृत क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर अतिरिक्त वसा और जो प्रोटीन होती है उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है जब हमारे शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए होती है तब। यकृत फाइब्रिनोजिन के निर्माण में, फाइब्रिनोजिन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है, उसके निर्माण में भी सहायक होता है। इसके माध्यम से क्या होता है, रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो ब्लड क्लोटिंग कैसे होती है, इस फाइब्रिनोजिन के कारण ब्लड क्लोट होती है।
अगर फाइब्रिनोजन का निर्माण अगर लीवर नहीं करेगा तो ब्लड क्लॉट होने में भी दिक्कत आएगी। यकृत एक विशेष प्रकार के पदार्थ यानी कि हेपेरिन का भी निर्माण करता है। हेपेरिन क्या है? हेपेरिन एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोक देता है। ठीक है, ये ब्लड है, ब्लड का फ्लो हो रहा है। अगर ब्लड का फ्लो ठीक तरीके से नहीं होगा तो हमारे शरीर में क्या होगा, रक्त का बहाव कम होने से धीरे धीरे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो ये रक्त का बहाव प्रॉपर बना रहे इसके लिए हेपेरिन का निर्माण करता है। हेपेरिन ब्लड को शरीर के अंदर जमने से रोक देता है। ठीक है, जो शरीर के अंदर क्या करता है, रक्त के द्रव यानी कि रक्त को द्रव अवस्था में बनाए रखने का काम करता है, जिससे फ्लो बना रहे। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु जहर खाने से हुई है तो इसकी जांच के लिए भी हम लीवर का ही डिसेक्शन करते हैं, यानी कि पोस्टमार्टम जब होता है तो लीवर का ही पोस्टमार्टम होता है, जिसके माध्यम से ये पता किया जाता है कि किस व्यक्ति के उस व्यक्ति की मृत्यु किस प्रकार के जहर खाने से हुई है। जैसे अपन देखें, ये नॉर्मल ब्लड वेसल्स है जिसमें रक्त का प्रवाह आसानी से हो रहा है। ठीक, लेकिन ये नॉर्मल ब्लड वेसल्स नहीं है, इसमें रक्त का प्रवाह आराम से नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो चुका है, जिससे ब्लड के प्रवाह में दिक्कत हो रही है। तो ब्लड के प्रवाह को बनाए रखने के लिए हेपेरिन का निर्माण भी कौन कर रहा है? आपका यकृत करता है। ठीक है, इसके बाद है अगला अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। पैनक्रियाज हमारे लीवर के दूसरी साइड या स्टमक के नीचे, बल्कि कही जाए कि लेफ्ट साइड एक पत्ती जैसी संरचना होती है जिसे हम कहते हैं पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। अग्नाशय से एक रस निकलता है जिसका नाम है अग्नाशय रस यानी कि पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें 3 विशेष प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। पहला ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, जो भोजन का पाचन करते हैं। ठीक है, यह ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आमाशय के नीचे पाई जाती है। यह अग्नाशय की जो ग्रंथि होती है वो लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी और लगभग 60 ग्राम भारी होती है, बहुत हल्की है मान के चलें। ठीक है, और देखा जाए तो इसके अंदर लेगरहैंस की कुछ द्वीप्स यानी छोटे छोटे आइसलैंड्स पाए जाते हैं जिनकी खोज लेगरहैंस ने की थी, इसलिए हम कहते हैं इनको लेगरहैंस के द्वीप समूह। अग्नाशय से लगभग सभी प्रकार के पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ट्रिप्सिन वो प्रोटीन को पचा देता है, एमाइलेज जो है वो फैट को पचा देता है, एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को पचा देता है, लाइपेज जो है वो आपके फैट को पचा देता है। यानी कि भोजन के रूप में जो 3 चीज पचाई जा रही हैं उन तीनों का पाचन अग्नाशय से निकलने वाले अग्नाशय रस यानी कि पैनक्रियाटिक जूस से होता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस, यानी कि कंप्लीट डाइजेस्टिव जो जूस होता है वो पूर्ण पाचक रस के एंजाइम के रूप में कौन सा काम करता है? आपका अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला अग्नाशय रस। ठीक है, अब ये किस तरह से काम कर रहे हैं? देखो, अग्नाशय के अंदर ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, जो हमने पेट के अंदर, स्टमक के अंदर देखा कि पेप्सिन ने क्या किया? प्रोटीन का पाचन किया। प्रोटीन के पाचन के बाद वो किस में कन्वर्ट होगा? पेप्टोन्स में। ये इसी पेप्टोन्स पे ट्रिप्सिन काम करेगा और उसको पॉलीपेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट करके बाद में अंतिम जो कड़ी बनाएगा वो बनाएगा एमिनो एसिड। एमिनो एसिड में परिवर्तन कर दिया, मतलब ये हो गया भोजन के अंदर प्रोटीन का पाचन। ये पूरी क्रिया छोटी आंत में चल रही है। ठीक है, स्टमक के बाद जो भोजन आता है वो इस तरह से छोटी आंत में आ जाता है। छोटी आंत के अंदर यहाँ से लीवर से एक जूस आया, बाइल जूस, यहाँ से पैनक्रियास से आया पैनक्रियाटिक जूस, और वो यहाँ पे भोजन मौजूद है, यहीं के भोजन के अंदर ये क्रिया चलती है। यहाँ से बाइल जूस जब आया तो बाइल जूस के आने से भोजन में जितना भी फैट था उसका इमल्सिफाइड हुआ, इमल्सिफिकेशन हुआ, यानी कि फैट के अणु जो थे वो छोटे छोटे अणुओं में टूट गए। जैसे ही वो छोटे छोटे अणुओं में टूटे तो पैनक्रियास से निकलने वाला पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जो लाइपेज एंजाइम है उस इमल्सिफाइड फैट को, इमल्सीकृत वसा को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। यानी इस प्रकार से क्या होगा? फैट का पाचन हो जाएगा और भोजन के रूप में जितना भी कार्बोहाइड्रेट बच गया है उस पूरे कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन कर देगा? आपका एमाइलेज कर देगा। बाकी का छोटी आंत के अंदर एक माल्टोज जो था वो बच गया था, क्योंकि पेट में माल्टेज, पेट के अंदर स्टार्च का पाचन हुआ माल्टोज में। अब जो माल्टोज है वो पूरी तरीके से पचा नहीं, तो छोटी आंत के अंदर एक और एंजाइम है जो बक्कल कैविटी से ही निकल के नीचे आता है और जो एक्टिव होता है छोटी आंत में,
वहां पर माल्टेज एंजाइम क्या करता है, इस माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर जितना भी एमाइलेज है वो सारे के सारे बाकी के बचे हुए मंड अर्थात स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है और इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के भोजन के पाचन को एक बार फिर से ब्रीफ स्थिति में देखते हैं कि बक्कल कैविटी से लार निकली, लार में 2 एंजाइम थे, पहला टाइलिन जो हमने वहां पढ़ा था, फिर दूसरा है माल्टेज। ठीक है, टाइलिन ने क्या काम किया, टाइलिन ने इस स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया, माल्टेज बच गया। इस माल्टेज ने क्या किया, छोटी आंत में उस माल्टोज को जिसका कन्वर्जन स्टार्च से हुआ है उस माल्टोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। ये काम छोटी आंत में होगा और स्टार्च का माल्टोज में कन्वर्जन ये स्टमक यानी कि आमाशय के अंदर होगा। फिर आमाशय के अंदर जब भोजन है तो आमाशय में पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगा। फिर जब ये पेप्टोन्स छोटी आंत में आएंगे तो उस पर ये ट्रिप्सिन काम क्या करेगा, उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने का करेगा। ठीक, छोटी आंत में जब चावल रहेंगे तो इन चावल को इमल्सिफाइड करने का काम बाइल जूस से निकले हुए सोडियम ग्लाइकोलेट और टार्कोलेट कर देंगे। फिर जो बचे आएगा सोडियम ग्लाइकोलेट टार्कोलेट के कन्वर्ट करने के बाद इमल्सिफाइड फैट, तो उस इमल्सिफाइड फैट को पचाने का काम करेगा ये लाइपेज। इस प्रकार से छोटी आंत में अंतिम रूप से भोजन का पाचन हो जाता है। लेकिन छोटी आंत के अंतिम रूप से भोजन पचने के पहले देखा जाए तो पाचन की क्रिया स्टार्ट होती है आपकी बक्कल कैविटी से। तो 3 जगह भोजन का पाचन होता है, पहला बक्कल कैविटी से स्टार्ट, दूसरा स्टमक के अंदर, तीसरा छोटी आंत के अंदर। ठीक है, इसमें कई प्रकार के पाचक रस हैं जो भाग लेते हैं, जैसे कि लार ग्रंथि से निकला अपनी लार, जैसे जठर ग्रंथि से निकला अपना जठर रस, जैसे लीवर से निकला हुआ बाइल जूस, जैसे अग्नाशय से निकला हुआ पेनक्रियाटिक जूस या अग्नाशय रस। कुछ पाचक एंजाइम्स आपकी छोटी आंत में भी पाए जाते हैं, जहां से इंटेस्टाइनल जूस यानी कि छोटी आंत से निकलने वाला रस होता है जिसमें एरिप्सिन वगैरह एंजाइम पाए जाते हैं, ये भी प्रोटीन आदि पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अंतिम रूप से जो भोजन का पाचन है वो छोटी आंत में होगा। ठीक है, अग्नाशय रस जो है उसका पीएच मान 7.5 से 8.5 के समथिंग यानी 7.5 से 8.3 के आसपास उसका पीएच वैल्यू होता है, यानी कि ये भी क्षारीय प्रकृति का है। कुल मिला के लार और जठर रस ये दोनों क्षारीय अम्लीय प्रकृति के थे, जबकि देखा जाए तो बाइल जूस यानी कि पित्त रस और अग्नाशय रस ये दोनों क्षारीय प्रकृति के हैं। तो दोनों अम्ल दोनों क्षार मिलके जो आंत है उसका पीएच वैल्यू क्या कर देते हैं, लवण के हिसाब से उसको अम्लीय और क्षारीय प्रकृति को खत्म करके एक लवण का निर्माण करते हैं। ठीक है, अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं जो इस प्रकार हैं। मतलब हमने ये पढ़ा सारी की सारी ये इस प्रकार पूरी की पूरी क्रिया कर देते हैं।